हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। तो कल्पेबल होमिसाइड है वो चैप्टर 6 ऑफ बीएनएस के अंदर आता है, जो कि 100 से लेकर के 146 सेक्शन को कवर करता है। इस चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 यूनिट है, जो कि बात करती है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, हर्ट के बारे में, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट, क्रिमिनल फोर्स और असोल्ट के बारे में, और किडनैपिंग और अबडक्शन और स्लेवरी, फोर्स लेबर, इनके बारे में बात करती है। तो फर्स्ट यूनिट इसकी है वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ को इसमें भी 3-4 और है। कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है इसके अंदर, और अबेटमेंट टू सुसाइड है, और फिर पेटी ऑफेंसेस है, फिर ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर उसके अंदर टेररिज्म अटैक है। तो इस वीडियो के अंदर हम कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करेंगे, और जो अगला वीडियो होगा उसमें हम मर्डर के बारे में बात करेंगे, और जो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में ही हम अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करते हैं। कल्पेबल होमिसाइड, इसके अंदर सेक्शन आते हैं 100, 102, 105 और 110। तो सेक्शन नंबर 100 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड के बारे में। सेक्शन नंबर 102 बात करता है कि जब किसी और पर्सन की डेथ हो जाती है, जिसकी इंटेंशन किसी और पर्सन को मारने का रहता है लेकिन मर कोई और जाता है, तो उस कंडीशन में क्या लाइबिलिटी होगी। और सेक्शन नंबर 105 के अंदर पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, और 110 के अंदर उस अटेम्प्ट के लिए, कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट किया उसके लिए क्या पनिशमेंट है, इसके बारे में बात की हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 100 के बारे में। 100 ये बोलता है कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है। तो यदि हम इसका एक जो इसका एक लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मीनिंग ये होता है, कल्पेबल का मतलब होता है पनिशेबल बाई लॉ। कोई भी एक्ट है जो कि पनिशेबल बाई लॉ है। और होमिसाइड का मतलब होता है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब कोई डेथ ह्यूमन बीइंग की होती है जो पनिशेबल बाई लॉ होती है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब होमिसाइड या तो लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। लॉफुल कब होता है, जब कोई आदमी को यदि फांसी की सज़ा मिली है और उसको जब हैंग किया जाता है तो वहाँ पर होमिसाइड हो रहा है, लेकिन वो लॉफुल है। अदर कंडीशन में, जब कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब किसी एक ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है तो उसको मर्डर की कैटेगरी में या फिर होमिसाइड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो वो एक अनलॉफुल होता है। तो अनलॉफुल होमिसाइड की यहाँ पर बात की हुई है। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है कि हु एवर कोजेज डेथ। तो हम यदि कल्पेबल होमिसाइड पढ़ें या फिर मर्डर पढ़ें, दोनों ही कंडीशन में पर्सन की डेथ होती है। ठीक है, डेथ होना सबसे फॉरमोस्ट एक असेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो हु एवर कोजेज डेथ, किस कारण से होती है डेथ। डेथ होती है, कोई भी आदमी कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ में कि मैं इस पर्सन को मारूंगा। ठीक है, तो डेथ करने के इंटेंशन से ही किसी आदमी का कोई ऐसा एक्ट करना, और उसका इंटेंशन है कि मेरे इस काम करने से उस पर्सन की डेथ होगी, इसी इंटेंशन के साथ में एक्ट करना कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आता है। दूसरा, उसका इंटेंशन है कि कोई बॉडीली इंजरी देना उसको। ठीक है, और वो बॉडीली इंजरी इस नेचर की है कि उस बॉडीली इंजरी से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, 100% श्योर नहीं उसकी डेथ होगी, लेकिन उस बॉडीली इंजरी से किसी पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ऐसी बॉडीली इंजरी देने के इंटेंशन के साथ में कोई एक्ट करना, या फिर उसको नॉलेज है, मान लो उसका इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, लेकिन फिर भी उसका नॉलेज है कि यदि मैं ऐसा कोई एक्ट करूंगा तो किसी सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाएगी, और वो जो एक्ट कर रहा हूँ वो लाइकली टू कॉज डेथ है। तो इन दोनों ही कंडीशन में, जब बॉडीली इंजरी कोई करता है और वो लाइकली टू कॉज डेथ है, उससे डेथ हो सकती है, या फिर वो कोई एक्ट कर रहा है और उसको इस चीज़ का नॉलेज है कि उस एक्ट से लाइकली टू कॉज डेथ, उस पर्सन की डेथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में उसको हम कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, इंटेंशन या तो उसका डेथ करने का या फिर कोई बॉडीली इंजरी करने का जो कि डेथ हो सकती है उसमें, या फिर इस नॉलेज के साथ में कि इस एक्ट से अगले वाले पर्सन की डेथ हो सकती है, ये तीनों ही कंडीशन कल्पेबल होमिसाइड को रिप्रेजेंट करती है। उस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके डेफिनेशन के टाइप में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके इलस्ट्रेशन के बारे में। तो इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो कि डायरेक्ट में आपको मिल जाएगा वो ये है कि एक पर्सन क्या करता, ये मान लो ये क्या करता है कि एक कोई गड्ढा होता है, उसके ऊपर लाठियाँ और जो भी मतलब एक लकड़ी वगैरह इसके ऊपर घास फूस डाल के इसको ढक देता है, और वो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सरफेस है ये ठोस है, मतलब कड़क है। लेकिन कोई पर्सन आता है और इसके ऊपर चलता है और वो गड्ढे में गिर कर उसकी डेथ हो जाती है।
और इस पर्सन को पता है, जिसने ये सब लाठियाँ वगैरह रखी है, कि यदि कोई पर्सन इस गड्ढे के ऊपर आएगा तो उसकी डेथ होगी, जब उसका इंटेंशन था इस चीज़ के लिए, किसी पर्सन का डेथ करने के लिए, और वो इंटेंशन के साथ में ये लकड़ियाँ और ये जो घास फूस यहाँ बिछाता है और कोई पर्सन आता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड होगा। ठीक है। अब मान लो ए और बी और जेड पर्सन मान लो। ठीक है। ए को पता है कि झाड़ियों के पीछे जेड है, लेकिन बी को पता नहीं है कि झाड़ियों के पीछे जेड है। ठीक है। ए को इस बात का पता है कि जेड है वो झाड़ियों के पीछे है, लेकिन बी को इस बात का पता नहीं है। अब ए है जो बी को बोलता है कि तू उस झाड़ी के ऊपर फायर कर दे, तो बी इस झाड़ी के ऊपर फायर करता है और यहाँ पर डेथ हो जाती है इस जेड की। ठीक है। तो इस कंडीशन में ये भी कल्पेबल होमिसाइड होगा। और वो कल्पेबल होमिसाइड कौन करता है? कल्पेबल होमिसाइड करता है ए, यहाँ पर बी नहीं करता है। ठीक है। अब एक बात यहाँ उठती है कि गोली तो बी ने चलाई, तो ए के लिए क्यों हो गया वो? तो इस डेफिनेशन को जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पर वर्ड कोज लिखा है, कोज डेथ। अब कोज डेथ में दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो खुद उस डेथ को करता है सामने वाले इंसान को, या फिर किसी और से करवाता है। तो कोज में दोनों ही शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बी से ऐसा करवाता है। ठीक है। क्योंकि बी को यहाँ पर कोई नॉलेज नहीं था, ना उसकी इंटेंशन थी, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पर लाइबल नहीं होगा। ठीक है। सी इलिस्ट्रेशन। सी में क्या होता है, एक ए पर्सन होता है, वो किसी को, कोई मुर्गा होता है, उसको मारना चाह रहा है, उसको चुराने के पर्पज से उसको मारना चाह रहा है, और वो एक उस मुर्गे के ऊपर फायर करता है। एक आदमी है जो कि झाड़ी के पीछे है। ठीक है। तो ये चाह तो इस मुर्गे को मारना चाह रहा है, लेकिन ये जो गोली है वो इस पर्सन को लग जाती है। अब इसको पता नहीं है कि ये झाड़ी के पीछे कोई पर्सन है, ना तो इसका इंटेंशन है, ना उसको नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन ये मर जाता है ये पर्सन। तो ए के पास में ना तो इंटेंशन है, ना इसके पास में नॉलेज है, तो ये यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है। ये अलग बात है, इसको चुराने के पर्पज से इसको मारता है, तो ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए, या फिर कोई भी एनिमल के लिए, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ बनाए, तो उसकी धारा में वो लाइबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पर वो लाइबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन कवर हो गई और इसके जो इलस्ट्रेशन है वो कवर हो गई। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब इसका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि कोई पर्सन को डिसऑर्डर है, या कोई डिजीज है, या फिर कोई बॉडीली इन्फर्मिटी है, और उसके बाद में कोई भी पर्सन बॉडीली इंजरी करता है और उसकी डेथ है वो एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट मतलब एक डेथ जल्दी हो जाना उस चीज़ से। ठीक है। तो उसको डेथ माना जाएगा। जैसे किसी पर्सन के कोई बॉडीली इंजरी है। ठीक है। अब किसी पर्सन ने मान लो सर का कोई ऑपरेशन करवाया, ठीक है, हेड का, और नॉर्मल सर्कमस्टांस में कोई उसको थप्पड़ वगैरह मारता है तो सर के ऊपर, तो उस कारण से उस पर्सन की डेथ नहीं होगी। ठीक है। लेकिन यदि आपको पता है कि इस पर्सन में कोई डिसऑर्डर है, या डिजीज़ है, या फिर बॉडीली इन्फर्मिटी है, कि उसने ऑपरेशन करवाया है, और ये नॉलेज होते हुए आप उस पर्सन के सर पर थप्पड़ मारते हो और वो उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो आप यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे। ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये बॉडीली इस तरीके की नहीं है कि किसी की आदमी की डेथ कर दे। ठीक है। सर पर नॉर्मल तरीके से थप्पड़ मारना आदमी की डेथ कॉज नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि उसको कोई डिसऑर्डर है या कोई डिजीज़ है, उसके बावजूद आप उसको मारते हो, तो वो डेथ वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में आ जाएगा वो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलता है कि जो एक किसी पर्सन ने किसी और पर्सन को बॉडीली इंजरी दी। ठीक है। अब वो प्रॉपर मरा नहीं है। ठीक है। लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है। हॉस्पिटल, अब वो ये बोलता है कि ये पूरा मरा नहीं है। ठीक है। ये घायल हुआ था। अब इसको यदि कोई रेमेडीज़ मिल जाती, रिजोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज़, रिजोर्टिंग मतलब सहारा लेना प्रॉपर रेमेडीज़ का, तो यदि उसको प्रॉपर रेमेडीज़ मिल जाती, उसको उपचार मिल जाता, तो वो बच जाता, या फिर कोई स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाता, या तो फिर वो बच जाता है। स्किलफुल ट्रीटमेंट का मतलब होता है एक नॉलेजेबल कोई डॉक्टर वगैरह होता है। ठीक है। तो वो इन दोनों में से किसी भी चीज़ का सहारा नहीं ले सकता है कि यदि इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो ये बच जाता, या फिर जिस डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन किया है उसके पास में सफिशिएंट नॉलेज थी नहीं, तो इनमें से वो किसी भी चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकता है। ठीक है। उसकी बात भी सही है कि यदि उसको प्रॉपर रेमेडीज़ मिल जाती तो वो बच जाता, या फिर स्किलफुल कोई ट्रीटमेंट मिलता तो वो बच जाता, लेकिन वो बचा नहीं। यदि वो नहीं बचा तो आप वहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे। आप इन चीज़ का डिफेंस नहीं ले सकते। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बात करता है कि जब कोई बच्चा होता है वो मदर की वोम में होता है, वो मतलब वो पेट के अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो उस कंडीशन में यदि उस बच्चे की मार देते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, तो वो कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है।
यदि वो बच्चा पेट के अंदर है तो, ठीक है, बॉडी के अंदर है तो। लेकिन यदि उस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट बाहर आ गया है, जब उसका बर्थ हो रहा था, तो यदि कोई भी उसका बॉडी पार्ट उसका बाहर आ गया है, एनी पार्ट बाहर आ गया है उसका, तो उस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा वो। अब ये ज़रूर नहीं है कि उसका कुछ पार्ट बाहर आया तो उसने सांस ली है या फिर नहीं ली है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर वो कम्प्लीटली बोर्न हुआ है चाहे भले नहीं हुआ, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उसकी अंगुली भी बाहर आ गई वुमन की बॉडी से, तो यहाँ पर वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा। लेकिन जब तक वो बच्चा पेट के अंदर है तो वो यहाँ पर लाइबल नहीं होगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगा, वो मिसकैरेज के लिए यहाँ पे लाइबल हो जाएगा, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए यहाँ पे लाइबल नहीं होगा। तो ये तो बात होगी 100 कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, इसके इलस्ट्रेशन के बारे में, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं 102 के बारे में, जो कि बात करता है, इस सेक्शन को हम ट्रांसफर ऑफ मेलिस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ठीक है, आपने ये मान लो जेड पर्सन है, ये मारना तो ए को चाह रहा है लेकिन गलती से बी मर गया, ठीक है, मान लो बी ये झाड़ियों के पीछे है यहाँ पे। अब जेड इसके ऊपर फायर करता है, लेकिन ये बच जाता है, लेकिन ये झाड़ी के पीछे कोई अदर पर्सन मर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में ये होगा कि ये किसी आदमी को मारना तो चाह रहा है, ठीक है, तो इसका जो बुरा इंटेंशन था ए को मारने का, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बी के लिए, ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, ठीक है। भले ही यहाँ पर ए नहीं मरा हो, कोई दूसरा पर्सन मर गया हो, लेकिन यदि वो मर गया है तो आप उस चीज़ के लिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो जाएंगे, ठीक है, भले ही कोई दूसरा पर्सन मर गया है, ठीक है। ये सेम चीज़ मर्डर में भी एक एप्लीकेबल होती है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 105 के बारे में, जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करता है। इसका पनिशमेंट ये बोलता है कि जब कोई पर्सन इंटेंशन के साथ में किसी पर्सन की डेथ कॉज करता है। अब देखो, जब हमने पढ़ा था तो इसमें यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है कि जब किसी का इंटेंशन है तो, या फिर किसी को नॉलेज है तो, है ना। तो पनिशमेंट भी यहाँ पे इसी तरीके से है। यदि किसी का इंटेंशन है किसी को मारने का और उसने मार दिया वहाँ पर, तो या तो उसको एलआई होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर उसको मिनिमम 5 साल से लेकर के 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, और साथ में फाइन। अब ये जो फाइन है वो इस पनिशमेंट के साथ में भी है और इस पनिशमेंट के साथ में भी है, मतलब दोनों में से कोई भी मिले, लेकिन फाइन मिलना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। अब कोई पर्सन है जिसका इंटेंशन वैसा था नहीं, ठीक है, लेकिन उसको नॉलेज थी, जैसे कि ए और जैसे ए और जेड है, ए ने जेड को कुछ गालियाँ वगैरह दी, तो जेड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आ गया, ये वहाँ पर उसको उकसाया, तो ये प्रोवोकेशन के अंदर में आके इसको मार रहा है, इसने इसको मार दिया। अब इसका इंटेंशन था नहीं इसको मारने का, ये तो बेचारा अपना जा रहा था ना नॉर्मली, लेकिन जब ए ने इसको भड़काया, ए ने इसको प्रोवोक किया, तब जाके इसने इसको मारा। अब इसको पता है कि मेरे इसके गोली मारने से इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोवोकेशन हुआ है, ठीक है, तो उसका इंटेंशन नहीं था यहाँ पर इसका मारने का, वो एक सडन प्रोवोकेशन में आके उसको गोली मार रहा है, लेकिन उसको नॉलेज है कि यदि मैं इसको गोली मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में जब उसको नॉलेज है लेकिन उसका इंटेंशन नहीं है, तो इस कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 साल तक की हो सकती है और विथ फाइन। ये इसकी पनिशमेंट के बारे में हो गई। अब इसका सेक्शन 110 बात करता है अटेम्प्ट के बारे में। अटेम्प्ट में क्या होता है? अटेम्प्ट में होता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड हुआ नहीं, वो बच गया पर्सन, ठीक है। जैसे कि एक पर्सन होता है, यहाँ पर मान लो ए ने इसको सडन प्रोवोकेशन दिया, जेड ने इसके ऊपर गोली मार दी इसने, ठीक है, लेकिन ये झुक गया और ये गोली इसके ऊपर से चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो अटेम्प्ट की कंडीशन में इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों है, उसको इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों भी हो सकता है। अब मान लो अटेम्प्ट के अंदर वो, अब इसका कल्पेबल होमिसाइड जब कोई आदमी मरता है तभी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बच गया, कुछ भी उसके हुआ नहीं, लेकिन मान लो इसके कान के छूकर चल जाती या फिर इसके हाथ पे लग जाती, ठीक है, तो कुछ हर्ट होता उसको, ठीक है। अब कुछ उसको हर्ट हो गया लेकिन ये मरा नहीं, ठीक है, तो अटेम्प्ट से कल्पेबल होमिसाइड का हुआ, लेकिन ये बच गया और इसको हर्ट हो गई। जब इसको कुछ नहीं हुआ तो ये ऊपर वाली पनिशमेंट, और जब इसको कोई सिंपल सी कोई हर्ट वगैरह हो गई तो इस कंडीशन में ये जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन भी हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कल्पेबल होमिसाइड को बहुत ही डिटेल के अंदर देखा है। अगले वाले वीडियो होगा वो मर्डर के बारे में होगा, और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, जो भी इसके पॉइंट है। थैंक यू।